कि जब कोई नेता इलेक्शन में खड़ा होता है तो एकदम जबरदस्त आग उगलता है मुस्लिम के विरोध में और वो जीत के आता है। वो जो स्पीच, हेड ऑफ स्पीच है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? जिसमें राहुल गांधी जी ने या मुलायम सिंह यादव ने या आपके लालू प्रसाद यादव ने या जो पुराने आपके लीडर्स हैं बहुत बड़े, जो हिंदुत्व के लिए बहुत खुल के बोला होगा। तो आप इन्हें हिंदू नहीं मानते? इन लोग आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात को क्या कहेंगे कि तुम 15 कौड़ 100 कौड़ हो, हम 15 कौड़ हैं, अगर 15 मिनट के लिए तो वो भी पोलराइजेशन की करते हैं, तो वहाँ उनको ये अच्छा नहीं कह सकते। उस समय सारी बातें नहीं, उनको भी लोग कहते हैं, मुसलमान उनको वोट नहीं देता। तो वही किया, तो जिस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ, भारत में रहने वाले हिंदू जो लोग देश है, हिंदू देश के जो रहने वाले लोग हैं, वो केवल एक ही देश में रह रहे हैं, हिंदू में। तो हम तो सब कुछ इस देश के अंदर करेंगे, हिंदू मतलब हर देश तो हमारी तो डाइवर्सिटी है ना देश की। कैसे है? हम ये आप नहीं कह सकते कि ये हिंदुओं का देश है। तो मुगल भी कहीं कुछ लेकर नहीं गए, वो जो भी कुछ था वो देश को ही देकर गए। आज जो इमारतें आप देख रहे हैं वो अपने साथ लेकर कहीं कुछ नहीं। इमारतों पे तो आज भी प्रश्न चिन्ह है। हाँ। जैसे क्या बनाया गया, जैसे लाल किला नहीं गिनेंगे, लाल किला का कुतुब मीनार नहीं गिनेंगे। लाल किला और कुतुब मीनार की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं तो ये तब भी थे जब मुगल नहीं थे। पे हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, मस्जिद फुल हो गई, हम सड़क पर आ गए कुछ मिनटों के लिए, तो इसका जवाब भी तो होना चाहिए कि कावड़ से तो रूट चेंज हो जाते हैं। सवाल ये है कि सरकार हमेशा कहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित करिए। जब हम कावड़ लेकर जाते हैं वो भी तो जनसंख्या को लेकर ही जा रहे हैं ना। हिंदुओं का केवल एक देश है भारत, हिंदुओं का कोई दूसरा देश है ही नहीं। तो हिंदू अगर यहाँ पर कोई भी बात करें तो वो अपने देश में कर रहे हैं। मुसलमानों ने अपनी एक नई जगह मांगी थी, पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान चले गए। सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना बिल्कुल नहीं, वो भी हमारे। अच्छा, हम लोग ये मोबाइल पे आजकल देख रहे हैं कि कहीं तलवारें बांटी जा रही हैं, कहीं चाकू बांटे जा रहे हैं, ये सब क्या है? एक नारा चल रहा है हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है हिंदू? देखिए, राष्ट्रपति भी हिंदू है, पीएम भी हिंदू है, आपके सीएम भी हिंदू है, विधायक सारे हिंदू हैं, फिर खतरा किससे है? तो विपक्ष ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनका है, इलेक्शन कमीशन भी इनका है, और जो एसआईआर करने वाले अधिकारी हैं वो भी इनके हैं, तो फिर कहाँ जाएं हम? तो फिर उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पर अब तो रास्ते बंद हो गए। जिस व्यक्ति को, जिस सरकार को चलते हुए 10-12 साल हुए, उस पे हम सारे सवाल कर रहे हैं, और जो 70 साल तक जिसने राज किया उस समय कभी सवाल नहीं किया। 7,000 करोड़ बीजेपी के पास 15 सालों में आ गए, ठीक। कांग्रेस के पास आज भी इतना पैसा नहीं है, 70 साल राज करके आई है मगर उसके पास कुछ नहीं है। आप दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना दिया उन्होंने, जो कश्मीर तक वो लेके जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बने पुल आज भी चल रहे हैं, इनके तो टूट जाते साल भर में। नहीं तो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अंकुर किशोर सक्सेना जी से, जो कि अभिभावक संघ में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ ही व्यापार मंडल में भी है, और साथ ही बरेली महानगर की कार्यकारिणी बीजेपी की जो है उसमें भी कार्य करते हैं। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे बात करेंगे। बीजेपी की विचारधारा से क्यों जुड़े हैं और क्या क्या खासियत देखी है आपने उस पार्टी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बीजेपी ही क्यों? देखिए, ऐसा है कि मुझको ऐसा लगता है कि शायद अगर राष्ट्र की कोई पार्टी बात कर रही है, हाँ। कोई हमारे हिंदुस्तान की धरोहर की बात कर रही है, कोई भावना की बात कर रही है, या कुछ कहते हैं कि जिसे कोई पूरे हिंदुस्तान को से जुड़ाव की बात कर रही है, तो वो एक पार्टी है बीजेपी। और यही कारण है कि उसकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, और मुझे लगा कि मेरे हिसाब से मेरे लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं। आपने कहा हिंदुस्तान की धरोहर को बचा कर रख रही है, तो जितने मंदिर थे उनको सबको मस्जिद बता दिया उन्होंने, तो धरोहर तो वैसे ही टूट जा रही है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसपे जब तक के निर्णय नहीं आ जाते, जब तक कोर्ट उसको सही नहीं करता, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। अभी जितनी भी जगहों को मस्जिदों को मंदिर बताया गया, उस जगह पे पूरी जांच पड़ताल चल रही है, उस पे केस चल रहा है। जो जांच पड़ताल में निकलेगा वही सामने आएगा, वही बोला जाएगा। क्योंकि जहां पर भी जो चीजें मिली हैं अभी तक, जिस भी मस्जिद में मिली, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वो मंदिर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बात पर निराधार ही कोई बात उठा दी गई हो, कुछ ना कुछ आधार थे, उसको चेक करेगी कोर्ट चेक करेगा, उस पे जो भी हमारी संस्थाएं वो चेक करेंगी। अगर सही पाया जाएगा तभी वो मस्जिद मंदिर है, वरना मस्जिद मंदिर। तो धरोहर में हिंदुत्व ही आता है या कुछ और भी आ जाता है? और धर्म भी आ जाते हैं? नहीं, सभी धर्म आते हैं। देखिए, हाँ। कौन सा धर्म नहीं आता। आप ये देखिए कि कौन से धर्म की अभी तक भाजपा ने ऐसी बात करी जिसको पसंद ना किया हो या जिसके लिए कुछ ना किया हो। अगर मैं, जैसे आपने मस्जिद से शुरू किया, तो मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप एक आंकड़े को उठाएंगे जहां पर आपकी उज्ज्वला योजना है, जहां पर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जहां पर आपकी मकान देने वाली सेवाएं हैं, आप देखिएगा सबसे बड़े लाभार्थी जो उसमें
तो मुस्लिम गरीब पक्ष ही आता है। मुसलमान है ना, इसलिए लाभार्थी भी वो ज्यादा है, ये भी तो बात है। अब मुसलमान यदि आज तक गरीब रहा तो ये सवाल तो उन पार्टियों से होना चाहिए जिन्होंने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। जहां से शुरुआत हो रही है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि देखिए जितनी पार्टियां रही तो वो आज उन्होंने भी दिया था, जो कुछ आज बीजेपी दे रही है मुस्लिमों को, वो उन्होंने भी दिया था। लेकिन मेरा सवाल एक और साथ में ये भी है आपसे कि जब कोई नेता इलेक्शन में खड़ा होता है तो एकदम जबरदस्त आग उगलता है मुस्लिम के विरोध में और वो जीत के आता है, वो जो स्पीच, हेट ऑफ स्पीच है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? देखिए दो चीजें हैं, एक मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए सारी पार्टियों ने आज तक बात करी हाँ, और ये सवाल कभी नहीं उठा कि वो जो पार्टियां बात कर रही हैं उस पर कभी हिंदू की बात कोई क्यों नहीं करता। आप देखिए अल्पसंख्यक को ये मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये होता था कि अल्पसंख्यक के पास ये अधिकार होना चाहिए, उनसे ये पूछताछ नहीं होनी चाहिए। मंदिरों के अंदर जो चंदा आता था वो तो सरकार ले सकती है, वो तो उनका कुछ माना जाता है, कभी मस्जिदों से ये बातें नहीं आई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो मस्जिद में कोई चंदा नहीं होता, नहीं, मस्जिद में जिया कहीं पर भी मज़ारों पे होता है, मस्जिद में नहीं। मज़ारों पर भी यदि आता है तो कभी जहां पर भी चंदा आता है जो भी वो है उसमें वहां से आप देखिए मंदिर में चंदा आता है वो सरकारी कोष का हिस्सा बन जाता है, तो ऐसा कभी भी उनपे नहीं रहा। अब सवाल ये है कि एक पक्ष था जिसकी बात कभी सुनी नहीं गई या उनकी बात को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। तो सारे नेता हिंदू ही रहे हैं, मुस्लिम कौन से नेता रहे हैं? किसी की पार्टी रही है, हिंदू ही थे सब। मैंने आपने पहले ही पूछा था बीजेपी क्यों, तो मैंने कहा था विचारधारा का विषय है, तो विचारधारा ही नहीं रही कभी किसी पार्टी की। आप देखिए कि जितने संसद में नियम आते थे उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट अल्पसंख्यक ही चलता था। आप मुझे बताइए कोई ऐसी स्पीच आपने देखी हो जिसमें राहुल गांधी जी ने या मुलायम सिंह यादव ने या आपके लालू प्रसाद यादव ने या जो पुराने आपके लीडर्स हैं बहुत बड़े, जो हिंदुत्व के लिए बहुत खुल के बोला होगा। तो आप इन्हें हिंदू नहीं मानते इन लोगों को? विषय ये नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है, राजनीति के अंदर जो राजनीति कर रहा होता है वो धर्म की बात क्यों करता है? वो धर्म की बात इसलिए करता है कि वो एक पक्ष के वोट को लेना चाहता है, पोलराइजेशन चाहता है। तो पोलराइजेशन करके ही तो बीजेपी आई सत्ता में। नहीं, ये मैं फिर आपसे यहाँ फिर गलती है। हाँ, देखिए एक बात समझिए कि एक पक्ष है जिसके बारे में सारी वो लोग पार्टियां बात कर रही हैं, एक पक्ष छूटा हुआ है। तो जो पक्ष छूटा हुआ है उसके साथ जो गलत हो रहा है या उसके साथ जो अधिकार उसको नहीं मिल पाए हैं उसकी बात कोई तो करेगा। अब जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को माँ बिल्कुल कुछ नहीं कह रही है, दूसरे बच्चे को मारपीट कर रही है और बाप कभी खड़ा हो जाए कि नहीं ये बच्चा सही है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो बच्चे लेकिन जो संख्या में कम है उसको देखने कौन आएगा? देखिए संख्या में अभी आप पूरे दुनिया की बात करिए तो दुनिया के अंदर सबसे महफूज अगर कोई स्थान किसी के लिए है तो हिंदुस्तान है सारे मुस्लिमों के लिए। और ऐसा भी है कि मुस्लिमों के बीच के जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो आज की तारीख में ये कहते हैं कि अगर दुनिया के अंदर मुसलमान की सुरक्षित है, महफूज है, तो हिंदुस्तान है। तो फिर हिंदू मुस्लिम बांटने की भाषण में बातें क्यों आती हैं? हिंदू मुस्लिम को कभी नहीं बांटा किसी भाषण में। आप देखिए कि जहां पर किसी भी अधिकार का हनन होता है, जहां पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि कानून के या संविधान के अनुसार नहीं हो रही है, वहीं पर बोला जाता है। अभी आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मस्जिदों को बोला जा रहा है। आप बंगाल की स्थिति को देखिए, बंगाल की स्थिति में एक नहीं सैकड़ों केस हैं जहां पर मंदिरों के ताले लगे हुए हैं, जहां मंदिरों को जाने ही नहीं दिया गया और मुसलमान खुद खड़े होकर इस बात को बोलते हैं कि इससे पहले तक जो अभी तो सीन बदल गया है, वो खुद खड़े होकर बोलते थे कि हम इन्हें नहीं जाने देंगे और ऐसा होता भी था। जाने कितनी जगह से पलायन हुए। विषय पता है क्या है? विषय ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी ऐसा नहीं था कि वो देश के खिलाफ थी या कहीं थी, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको इतना उकसाया गया बाकी पार्टियों द्वारा कि तुम ये भी करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम वो भी करो, कुछ नहीं बोलेगा, तुम ये भी मांगो, हम तुमको ये भी देंगे, तुम वो भी मांगो, ये भी देंगे। तो करते करते उनको उनकी इच्छाएं इतनी बढ़ा दी, उनको इतना उत्साहित कर दिया कि उनको लगता है हम जो भी बात बोलेंगे सरकार को माननी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान वैसा नहीं रहा होगा जैसा उसको इन लालच की वजह से इन राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया। अब जब उसके परिणाम इतने खराब हो गए कि जहां पर हिंदुओं के अधिकारों का हनन होने लगा, तो किसी पार्टी को तो बात करनी थी उसकी, तो वो ये पार्टी ने ये चुना कि भाई हम तो इनकी बात मानते हैं कि पार्टी ने हिंदू लोगों को चुना, मुस्लिमों को छोड़ दिया? अभी भी मैंने नहीं कहा कि हिंदू को चुना। मैंने आपसे पहले कहा कि जितने भी अभी तक की योजनाएं आई हैं, सरकार के हाथ में सारे अधिकार होते हैं। अगर वो चाहती तो आज की तारीख में उज्ज्वला योजना हो गया या आपकी आयुष्मान योजना हो गया या जो मकान की जितनी भी योजनाएं हैं, उसके सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम नहीं होते अगर सरकार मुस्लिम विरोधी होती। तो अगर वो उन सबके लिए इतना कर रही है जानते हुए भी कि 100 रुपए में 60 से 70 रुपए जो है वो मुसलमानों को मिल रहा है, उसके बाद भी वो योजनाएं चल रही है, उस पर काम हो रहा है, तो गरीबों को तो दान पुण्य सभी करते हैं। आप फिर गरीब की बात करती हैं। बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये गरीब है, ये लोग इसीलिए लेने आते हैं। बिल्कुल गरीब नहीं है। आप ये बताइए कि वो गरीब हैं और
आजादी के बाद से इतने लंबे समय से सारी सरकारें जो बनी वो मुस्लिमों की ही बात करती थी, गरीब क्यों रह गए? क्योंकि उनका पर्पस था कि केवल वोट लें। उन्होंने कभी वहां से उनकी सोच को नहीं बढ़ने दिया। तो चलिए आपकी बात मान ली कि उन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, ठीक है, वो सत्ता में रही। अब दूसरी पार्टी आई, उसको भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना। तो ये जो हाशिए पे जा रहे हैं ना लोग, कैसे कह रहे हैं आप मुसलमानों के लिए क्या नहीं हो रहा? हाँ। बताइए। हज की सब्सिडी इतनी बढ़िया, हज की इतना सस्ता, सब्सिडी तो खत्म हो गई है। नहीं, हज की जो सब्सिडी दिया करते थे वो बंद कर दी। नहीं, उसके बाद भी जो हज की जो कॉस्टिंग आती थी और आज जो आती है उसमें आप फर्क देखिए कितना बड़ा है। नहीं, आज हज 10 लाख में हो रहा है, पहले सब्सिडी मिलती थी तो 4 लाख में हुआ करता था। हज के आज की तारीख में जो जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या पहले से बड़ी या घटी? बताइए। आज पहले से बड़ी, तो आबादी के हिसाब से चीजें बढ़ती हैं। आबादी के हिसाब से नहीं बढ़ी। उस रेशियो में देखेंगे तो आप तो कह रही गरीब है, तो गरीब है तो रेशियो के हिसाब से कैसे बढ़ जाएंगे? गरीब तो जा नहीं सकते आपके हिसाब से। नहीं, पहले गरीब भी जाता, ये तो मैं कह रही हूँ, पहले सब्सिडी थी तो बाद में सब्सिडी खत्म कर दी गई। अब खत्म, सब्सिडी बाद में खत्म करी गई। क्योंकि जब ये देखा गया कि आप, अच्छा चलिए, आप हज की बात को तो एक तरफ रखते हैं, दूसरी बात करते हैं। अभी आप देखिए, बरेली हो चाहे मेरठ हो चाहे बहुत जगह, वहाँ हज हाउस बनाए इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों को जो दान पुण्य किया गया, इतने बड़े जो एरिया हैं जो कि दिए गए मुस्लिम इलाकों को। आप मुझको ये बताइए, वक्फ बोर्ड की जहां बात आती है, वक्फ बोर्ड को कभी भी मुसलमानों के लिए सही से इस्तेमाल किया गया? वक्फ बोर्ड किसके लिए था? कि आप वहां पर अस्पताल खोल लीजिए या बच्चों के पढ़ाने के लिए कुछ खोल दीजिए। वहां पर कितने वक्फ की बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें आप ये सब चीजें देखती हैं? कहीं पर बैंक्वेट हॉल खुला हुआ है, कहीं पर वो दुकानों का मार्केट खुला हुआ है, कहीं पर कुछ खुला हुआ है। वो जगहें वक्फ हैं, वो उनकी खुद की जगह है, वो सरकार की जगह नहीं। सरकार की जगह नहीं है। वक्फ को बनाने के समय क्या नियम था? वक्फ को बना जब गरीबों के लिए, और जो गरीब जो असहाय लोगों, सारे गरीबों के लिए नहीं होती है। वक्फ दो तरह का होता है ना, एक तो अलल अल्लाह होता है कि अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया, एक उसके औलादों के लिए अलल औलाद होता है। तो औलादे कैसे भी इस्तेमाल आप मुझको ये बताइए कि जो वक्फ बोर्ड में जमीनें ली गई क्लेम करके कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ठीक, उस जमीन पर यदि ये नियम बना, या उसके अंदर मैं कहता हूँ कि 10 में से केवल 6 जमीनें ऐसी हैं जिनको गरीबों के लिए या किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया, क्या वहां पर वो काम आज तक हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो आप ये देखिए कि अभी जैसे हम कश्मीर की बात कर लें, तो कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी नेता हुआ करते थे वो बड़े गरीब दिखते थे। जब उनके ऑडिट किए गए, जब उन पे इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई, तो पता लगा उनके तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं दुनियादारी में, और मुसलमान जो उनको फॉलो कर रहा था वो बेचारा वहीं गरीब है। तो आप देखिए कि जिन लोगों ने, तो ये तो हर पार्टी के नेता का है। देखो, जनता तो ऐसे ही रह जाती है। तो फिर तो आप कोई भी एक विधायक का आप सैंपल ले ले, एग्जाम्पल ले लीजिए आप किसी विधायक का। आज वो विधायक खड़ा होता है, वो जीतता है, अभी तो पहला पर्चा उसका ना 2 लाख का भी नहीं भरा होता है। मैडम, मैं तो ये कह रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जो विधायक है ही नहीं। हाँ, जो अलगाववादी नेता थे वो विधायक नहीं थे, वो केवल अलगाववादी नेता थे, और उसके बाद उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। कहाँ से आए? उनका अच्छा, आपको इन सारी बातों में ऐसा नहीं लगता कि हाँ, पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है भाषण में? अब पोलराइजेशन की बात, राजनीति आप नहीं कह सकते। देखिए, दोनों बातें मैंने आपसे पहले भी ये बात कही, अभी भी वही बात कह रहा हूँ कि 2 बच्चे हैं, इसमें एक बच्चे को माँ खूब डांटती है, लगातार डांटती जा रही है, और दूसरे बच्चे को कुछ नहीं कह रही है। तो जिस बच्चे को डांट पड़ रही लगातार, अगर बाप उसकी तरफ से बोल दे तो उसका मतलब ये नहीं होता वो पक्ष ले रहा है। सवाल ये गलत हो रहा था, उसको रोकने की बात हो रही है। तो पोलराइजेशन का ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो ये लोग हेट स्पीच करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में कुछ भी कहते हैं, जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी ने जो मन करा वो कहा और वो जीत के आ गए, तो बंगाल के इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? फिर आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात को क्या कहेंगे कि तुम 15 कौड़ 100 कौड़ हो, हम 15 कौड़ हैं, अगर 15 मिनट के लिए, तो वो भी पोलराइजेशन की करते हैं। तो वहाँ ये बात नहीं कह सकते उस समय सारी बातें नहीं, उनको भी लोग कहते हैं मुसलमान उनको वोट नहीं देता, मुसलमान तो ओवैसी को वोट नहीं देता। मुसलमान तो उनको वोट देता है, उनको तो संसद भेजता है, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। नहीं, उनकी पार्टी को आज भी, अगर मुसलमान उनकी पार्टी की तरफ चला जाए तो एक अलग बात हो जाए, उनको आज भी नहीं। आज भी मुसलमान के लिए इतना सब पार्टी करती है। मोदी जी की जो भी नियम है उनकी सरकार के, योगी जी के सरकार के जो नियम, आप जाके मठ देखिएगा गोरखपुर में, वहां मठ के अंदर जब योगी जी रहा करते थे उस दौर में उनके जो पंचायत होती थी उसमें मुसलमानों की पंचायत भी वो करा करते थे। वहाँ मुस्लिम वोट देता है उनको। ठीक, क्यों देता है? हाँ, आज वही तो मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो नमाज को हर तरह से टारगेट करना। आप मुझको ये बताइए कि कौन से देश में सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है दुनिया में? तो फिर इसका जवाब ये होगा कि कांवड़ भी सड़क जाम क्यों करती है? हिंदुओं का देश, हिंदुओं का देश ही है क्या? तो हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है? नहीं, मुसलमानों का देश में तो कांवड़ से रोड जाम क्यों होता है? इसका जवाब दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जिस समय देश का बंटवारा हुआ
उस समय देश के बंटवारे के समय ये तय किया गया कि मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमान को अपनी जगह चाहिए, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि मुसलमान तो अलग अपना देश बसाएंगे। तो यही पर्पस तो था उसका। तो मुस्लिम बाई चॉइस रह गए, ये मेरा देश है, मेरा देश है करके रह गए। और आपको ये बता दें कि जिन्होंने ये कहा कि आप इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान मेरा देश है और मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा, वो भी जिन्ना के उस डिसीजन के पक्षधर थे और वोटर थे। तो उन्होंने वहां भी वोट किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में उनके क्या सोचा उन्होंने, भाई देखिए ये वाली वो वाली बात हो गई कि हमने बात किसी की करी और फायदा किसी को दिया। तो उन्होंने उस समय वही किया। तो जिस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ, भारत में रहने वाले हिंदू जो लोग देश है, हिंदू देश के जो रहने वाले लोग हैं, वो केवल एक ही देश में रह रहे हैं, हिंदू में। तो हम तो सब कुछ इस देश के अंदर करेंगे। हिंदू मतलब हर देश तो हमारी तो डाइवर्सिटी है ना देश की। कैसे है? हम ये आप नहीं कह सकते कि हिंदुओं का देश है। हमने आपसे ये नहीं कहा हिंदुओं का देश है। हम तो कब कह रहे हैं हिंदुओं का देश बिल्कुल नहीं है, ये सबका देश है। और जो मुसलमान है, मुसलमान के अंदर मैंने अभी 2 दिन पहले एक स्पीच, वो एक तरह की स्पीच देख रहा था कि जब मुसलमान इस देश के अंदर आए थे पहली बार, मुगल जो भी आए थे, शासक जब आए थे, तो वो अपने साथ औरतों को लेके नहीं आए थे। तो उनके जो भी बच्चे हुए वो देश में ही आके हुए। तो देश में आके हुए तो ये तो तय बात है कि वो जब देश के हुए तो देश में रहने वाले सब लोग हिंदुस्तानी हो गए। तो वो सब कब कौन कह सकता है तो कि आप मुगल भी कहीं कुछ लेकर नहीं गए, वो जो भी कुछ था वो देश को ही देकर गए। आज जो इमारतें आप देख रहे हैं वो अपने साथ लेकर कहीं कुछ नहीं। इमारतों पे तो आज भी प्रश्न चिन्ह है। हाँ। आप इमारतें बताइए कौन सी सब पे प्रश्न चिन्ह है। जब तक अगर किसी पे प्रश्न चिन्ह लगने के बाद उस पे फैसला नहीं आ जाता, ये कैसे कहते कि उन्होंने इमारतें दी हैं। आप मुझसे अगर आप सबसे बड़ी धरोहर की बात करेंगी ताजमहल की, तो ताजमहल के अंदर भी आप अगर उसकी एक बात अगर उसको पढ़ेंगे उसके केस को भी, तो यमुना तट की तरफ जो दरवाजे हैं उसके लगे हुए, उसके अंदर कार्बन डेटिंग की गई थी उसके लेकर। तो जब कार्बन डेटिंग की गई थी तो ये उस जमाने की निकली थी जिस जमाने में मुगल इस देश में ही नहीं आए थे। तो सवाल ये कि वो तो ताजमहल नहीं बनाया शायद। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस विषय में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि कितनी बड़ी इमारतें दे गए, तो हमारे पास तो अब आप जैसे आप हिंदू पक्ष से बात करेंगी तो वो आपको वो इमारतें बताएंगे जिनको तोड़ा गया, जिनको तो जो बनाया गया उनको आप नहीं गिनेंगे। जैसे जैसे क्या बनाया गया, जैसे लाल किला नहीं गिनेंगे, लाल किला का कुतुब मीनार नहीं गिनेंगे। लाल किला और कुतुब मीनार की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं तो ये तब भी थे जब मुगल नहीं थे। इसके भी प्रूफ है। ये तो वो डिबेटेबल बात है कि हम इस पर बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, ये उस विषय पे नहीं जाएंगे। लेकिन एक जो बात है बेसिकली कि देश में हिंदुस्तान में रहने के वाले जितने मुसलमान हैं उनका पूरा अधिकार। और ये सोचना जो स्पीच में कभी बार कहा जाता है, ये उनको संदेश दिया जाता है जो इस देश के अंदर जब पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के झंडे लहरा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये कुछ देखिए ऐसा होता है ना, हर धर्म में कट्टरवादी लोग होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। हर धर्म में होते हैं, लेकिन हर धर्म में वो लोग भी होते हैं जो डाइवर्सिटी को अपनाते हुए चलते हैं। देखिए आप बताइए पूरी दुनिया के अंदर जितने देश हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो मुस्लिम ही देश है, वहाँ झगड़े चलते ही रहते हैं और लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान आपस में नहीं लड़ते कभी भी ज्यादा। क्यों नहीं लड़ते? आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इस देश के अंदर जितने मुसलमान रह रहे हैं इसमें डाइवर्सिटी वाला पॉइंट कहीं नहीं आता है। डाइवर्सिटी तो तब है जब आप देखिए देश अलग हुआ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक हो गए और हिंदुओं ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अब जब आप बना रहे हो अपना देश अलग तो सारे मुसलमान चले जाओ। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ये भी हमारे भाई हमारे साथ रह सकते हैं। तो डाइवर्सिटी तो बेसिकली हिंदुओं ने दिखाई उस समय। उन्होंने कहा कि हम सबके साथ रह सकते हैं, सबके साथ फल फूल सकते हैं। जहां पर आप देखिए जहां पर ईसाई धर्म के लोग बहुत ज्यादा है वहां भी लड़ाइयां हो रही हैं। हिंदू धर्म के लोग केवल हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही। विश्व शांति की जब बात होती है तो हिंदू पद्धति में ये भी कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, इंसान में मनुष्य में सद्भावना हो। तो इस तरह की बातें जो हमारे में कही जाती हैं उसमें पर्पज ही यही है कि हमें शांति की बात करनी है, हमें किसी झगड़े फसाद की बात। अब आपको लग रहा है कि ये जो देश हमारा जा रहा है ये शांति की ओर जा रहा है? बिल्कुल शांति की ओर जा रहा है, क्योंकि जो ऐसे भाषण जो आप सुनते हैं सीएम से और सीएम साहब ने नवाज से, मैंने आपसे एक सवाल किया कि नवाज कौन से देश में सड़कों पे पड़ी जा रही है, जबकि आप तो आपसे ज्यादा अच्छा देश जो है, ज्यादा आगे बढ़ा हुआ देश, एडवांस देश कहेंगे यूएई है, आपका दुबई है। नहीं, मैंने आपसे यही तो कहा कि अगर सड़क पे हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, मस्जिद फुल हो गई, हम सड़क पर आ गए कुछ मिनटों के लिए, तो इसका जवाब भी तो होना चाहिए कि कावड़ से तो रूट चेंज हो जाते हैं। सवाल ये है कि सरकार हमेशा कहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित करिए, तो जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? नहीं तो फिर मसला आ जाता है कि जब हम कावड़ लेकर जाते हैं वो भी तो जनसंख्या को लेकर ही जा रहे हैं ना। नहीं, फिर गलत बात है। आप देखिए कावड़ जब जाता है, मैंने आपसे क्या कहा,
हिंदुओं का केवल एक देश है भारत, हिंदुओं का कोई दूसरा देश है ही नहीं। तो हिंदू अगर यहाँ पर कोई भी बात करें तो वो अपने देश में कर रहे हैं। मुसलमानों ने अपनी एक नई जगह मांगी थी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान तो चले अब गए। सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना, वो भी हमारे भाई हैं, वो क्यों कहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। हमारे तो दोस्त हैं मुसलमान, हम उनके यहाँ ईद पे जाते हैं, वो हमारे यहाँ दिवाली होली आते हैं। वो सारी बातें सही है, लेकिन जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है जिस पे आप बात कर रही है, वो अलग है। हम जब मुसलमानों की बात करते हैं तो जब सीएम साहब कोई मुसलमानों की बात करते हैं तो वो उनको टारगेट करते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान की सोच रखते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे ही शहर के अंदर, कैंट क्षेत्र के अंदर 10, 15, 20 लड़के पाकिस्तान का झंडा लेके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चले गए। आप मुझको ये बताइए, खुराफाती हर धर्म में है। मैं आपसे सीधी सी बात एक पूछना चाहता हूँ। सीएम साहब ने अभी एक भाजपा के ही एक कार्यकर्ता था जिसने एक रेप के कांड में कुछ ऐसा हुआ था, जिसको उन्होंने कहा कि उसका भी एनकाउंटर हुआ, उसको मार दिया गया। तो वो पहली बात तो हिंदू था, फिर वो भाजपा का भी था, लेकिन परिणाम एक ही निकला उसका। इसका मतलब क्या है कि सवाल ये नहीं है, वो ये कहते हैं कि जिसके मन में हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान पे रहता है, वो हिंदुस्तान की ही बात कर सकता है, वो मेरा अपना है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो समुदाय के लोग विशेष तौर से बाहरी लोगों से मिलकर भारत के लोगों की ही बात उल्टी करते हैं और उसके बाद वो भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके संदेश के उन लोगों के लिए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। तो ये मुस्लिम पक्ष कभी नहीं बोलता। अगर जो नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर वो यहाँ रह के पाकिस्तान की बात करते तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ, हर धर्म में होते हैं इस तरह के। अपने शहर की बात कर लीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट में मैं बहुत जगहों के नाम नहीं बोलूंगा। हाँ। अपने शहर के अंदर एक यात्रा निकलती है जो हर साल निकलती है एक जगह से। तो मुस्लिमों का जब जुलूस निकला तो सारे हिंदू शांत रहे, हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा, और वो उनके बीच से रास्ते से होते वो लोग गए अपने जिस भी तरह से जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद हिंदुओं का एक वो था, हिंदुओं को जाना था वहां से यात्रा लेके। जब हिंदू लेके यात्रा जाने लगा तो मुसलमानों ने रोकना शुरू कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि वहां के रहने वाले मुसलमानों में 90% लोगों के मन में उनको रोकना नहीं होगा। हाँ, 10% लोगों के मन में होगा। लेकिन क्या वो 10% लोग जो जिनको रोकना चाहिए था, उस पर 90% लोगों को आगे नहीं आना चाहिए था? ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया और मुस्लिम कम्युनिटी खड़े होकर कहा है। आज मैं बहुत सारे मौलवियों को धन्यवाद देता हूँ और बहुत सारे ऐसे धर्मगुरुओं की बात करता हूँ जो मुस्लिम उसमें आते हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। उनकी बातों में हमेशा से, आप देखिए अब्दुल कलाम जो थे हमारे, उनको हमने कभी मुसलमान की नजरों से देखा? कभी नहीं देखा उनको। वो हमेशा, आज कल भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे और देश के लोग, ऐसा नहीं, वो हमारे लिए पूजनीय है। उनका धर्म है ही नहीं कुछ। जब मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने जाऊंगा तो मेरा धर्म कोई हिंदू मुसलमान नहीं, मैं राष्ट्रवादी हूँ। तो पहले तो आप राष्ट्रवादी बनिए ना। आप ये कहते हैं कि भैया मैं इस्लाम को मानता हूँ, इस्लाम से ऊपर कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं, तो भी सामने वाला भी कहेगा आप भाई मेरे पिताजी को मैं महान मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं को मेरे पिताजी आपके पिताजी से बड़े आदमी हैं, तो फिर आपको गुस्सा आएगी। ये सवाल बस इस देश के अंदर चल रहा है। और मैं ये फिर बताता हूँ कि इस देश के जो बहुसंख्यक मुसलमान होंगे अपनी समाज के लोगों में, उसके मन में कोई भी विचार इस तरह का नहीं। केवल ये 10%। अच्छा, हम लोग ये मोबाइल पे आजकल देख रहे हैं कि कहीं तलवारें बांटी जा रही हैं, कहीं चाकू बांटे जा रहे हैं, ये सब क्या है? आप ये देख रही हैं कि तलवारें बट रहे हैं, चाकू बट रहे हैं, आप ये नहीं देख रही वो चलाए नहीं जा रहे कहीं पर भी। तो बट क्यों रहा है? बट इसलिए रहा है कि हमारे भगवानों के पास शस्त्र भी था और शास्त्र भी थे। आप हमारी दुर्गा माता को देखिए, उनके पास सारे शस्त्र थे। लेकिन अवैध होता है ना ये तो रखना। नहीं, अवैध नहीं। एक नारा चल रहा है, हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है हिंदू? शाहरुख खान ने ये कहा था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और आपके तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो एक्टर है, उनकी बात नहीं, और देश के वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था। नहीं, वो तो एक्टर है। अच्छा, हिंदू खतरे में कह रहे हैं, हिंदू खतरे में कहा, किससे खतरे में? नहीं, आप ये बात समझिए, हिंदू खतरे में आपने इस बात को उठाया, ये बात तो बाद में कही गई। पहले वाइस प्रेसिडेंट जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं, जबकि खुद वाइस प्रेसिडेंट थे। नहीं, तो वो तो चले जाए, अगर उनको लगता है सुरक्षित नहीं। हम तो मानते हैं मुसलमान सुरक्षित है। आप उनके केस में आप ये कह रही हैं, लेकिन हिंदू खतरे में किससे है ये बताइए। बहुत लोग कहते हैं आज हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू देखिए, राष्ट्रपति भी हिंदू है, पीएम भी हिंदू है, आपके सीएम भी हिंदू है, विधायक सारे हिंदू हैं, फिर खतरा किससे है? देखिए, ये हिंदू खतरे में है वो इसलिए है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ लगी हुई हैं। कारण क्या है कि पूरे देश में, अगर आप ये जियो पॉलिटिक्स पे आ जाएगा पूरा मैटर, अगर आप देखेंगे कि देश को फांसने के लिए हमारे पूरे चारों तरफ के जो देश हैं, चाहे वो हमारा नेपाल हो, चाहे वो हमारा बर्मा हो, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, सब जगह की सरकारें अस्थिर की गई हैं। इसलिए की गई हैं कि जो
फॉरेन के जो हमारे जो विदेशी ताकतें जो हैं वो भारत के अंदर दबाव बना पाए अपना। तो जब दबा पाए तो वो देश के अंदर देश को कमजोर करने का केवल एक ही तरीका है कि मुसलमान के उस तबके को पकड़ा जाए जो तुरंत तेज हो जाता है, मारा पीट करने को तैयार आगे बढ़ सकता है, उनको पकड़ा जाए, उनको टारगेट किया जाए। हम लोग क्या कहा जाता है हिंदुओं में कि आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि लहसुन और प्याज का भी हमारे यहाँ थोड़ा सा बैर रहता है बहुत सारे लोगों में। क्यों रहता है? क्योंकि हम यह मानते हैं कि तामसिक भोजन, इससे उत्तेजित होता है व्यक्ति, उत्तेजना बढ़ती है इसके अंदर। मुस्लिम्स के अंदर ये उनका बेसिक भोजन, ठीक है। तो नहीं देखो 80% हिंदू भी इनमें मीट खाता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ। बात समझिए पहले। ये जो मैं आप बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये इसका भी रखा गया बैर कि ये सब नहीं करते। तो देखिए, जैसे हम लोग हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में लहसुन और आपके क्या कहते हैं प्याज से परहेज किया जाता है। हम लोग के त्योहारों में, सब चीजों में क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोगों के पद्धति में ही माना गया है कि ये तामसिक भोजन है, इससे उत्तेजना बढ़ती है, तो इसको हमें नहीं खाना है। संत महात्मा हमारे आज भी ये सब चीजें नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जब हम यही बात करते हैं मुस्लिम समुदाय का, तो उनका ये बेसिक भोजन है, तो उत्तेजना उनमें ज्यादा है। तो किसी को आप उस व्यक्ति को भड़का सकते हैं जिसके अंदर उत्तेजना तुरंत आ जाती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, 80% आप लोग भी खाते हैं। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, हाँ। आपकी बात पे भी आऊंगा। हाँ। अब क्या है कि जो यहाँ पर तबका है जिसमें 100% लोग खा रहे हैं और वहां पर 40% लोग खा रहे हैं, या आप 60% मान लीजिए आसपास में खा रहे हैं, तो 60% अगर आप कहती हैं कि आज हिंदू भी तामसिक भोजन खाता है, हाँ। तो उसमें आप कैटेगरी देखिए कौन सा खा रहा है। अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो पढ़ा लिखा वो समाज के लोग खा रहे हैं आज की तारीख में, जो ना दंगा करेंगे, ना लड़ेंगे, ना किसी के भड़कावे में आएंगे। आप कभी भी देख लीजिएगा, मार्केट में भी जाएंगे आपको दिख जाएंगे। लेकिन मुस्लिम का क्योंकि ये बेसिक खाना है, तो वहां पर तो बच्चा छोटा हो चाहे छोटे तबके का हो, चाहे बड़े तबके का, सब खा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुस्लिम ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाता है? मैंने आपसे ये नहीं कहा गुस्से में जाता है, ये तो आप की तरफ से बोल रही है, मैंने नहीं कहा ये बात। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के चीजों में हम अपने धर्म का बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर इस चीज को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि हम शांत प्रिय लोग हैं। बीफ एक्सपोर्ट हमारा सबसे देश ज्यादा है ना, बीफ अलग चीज होगी, 100% है। बीफ अलग चीज होगी, बीफ और काऊ में फर्क है। हम गाय की नहीं, मैं इसकी पशु जो नरसंहार आप लोग कहते हैं, गाय के लिए कहा, आपने कहा गाय राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, मंत्री साहब ने कहा। तो नहीं खाते हैं मुस्लिम लोग। आप गाय की बात करिए, तो सवाल है वो गाय का मीट कहाँ जा रहा है? अगर गाय का मीट मुसलमान नहीं खाते तो कहाँ जा रहा है? वो हिंदू तो खाएगा ही नहीं। हिंदू तो बीफ भी नहीं खाता, तो गाय का सिखा लेगा, तो कहाँ जा रहा है? तो ये तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उनको पता होगा कहाँ जा रहा है। हो रहा है? एक्सपोर्ट नहीं होता, आपको बता दें। कोई भी चीज पुलिस से छुपी नहीं है। आपके यहाँ हलाल ब्रांड है, हाँ। हलाल ब्रांड पे जब तक मोहर नहीं लगती तब तक हलाल का कोई भी गल्फ कंट्री या कहीं पर भी माल नहीं जा सकता, ठीक। वो बीफ ही लेते हैं, काऊ नहीं ले सकते वो। तो जब वो हलाल का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि काऊ जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, गाय एक्सपोर्ट, गौवंश एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो देश में ही खपरा है। कौन खा रहा है? तो पुलिस को पता होगा ना कौन खा रहा, कहाँ जा रही, कहाँ कट रही, सब पता होता है पुलिस को। ये फिर एक नया एंगल है, ये पुलिस का फिर एक नया एंगल है। हम फिर दूसरे विषय पे चले जाएंगे। अच्छा, मुद्दा बहुत लंबा हो गया, दूसरी बात पे आते हैं कि महंगाई को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, महंगाई तो हमें एक मानना पड़ेगा कि इस समय दुनिया के अंदर जो कह सकते हैं फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी रहेगी कुछ समय तक। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस है उसका इफेक्ट अभी बहुत ही कम है, क्योंकि सरकार ने किस तरह से इसको संभाला, ये तो सरकार की ही काबिलियत है। वैसे अगर आप देखें कि जितने भी दुनिया के देश हैं, सब जगह महंगाई का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे यहाँ अभी भी महंगाई का स्तर बहुत कम है, क्योंकि हमने अभी पेट्रोल अभी और महंगा की उम्मीद है आपको? बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या करेंगे? देखिए, जैसे जैसे आप देखिए, आप लोगों ने कहा कि मोदी जी जो है 5 दिनों की यात्रा पे चले गए, पेट्रोल सबसे मना कर गए, पेट्रोल का गाड़ी से पूलिंग करिए, ये करिए, वो करिए, खुद वो वहां से वहां चले गए। तो कोई भी जना आज की तारीख में जितने भी आलोचक होते हैं वो कभी पढ़ना नहीं चाहते कि वो क्या क्या रहा है। वो दुबई गए थे, दुबई जाके उन्होंने जो डील साइन करी उसमें उन्होंने कहा कि ऑयल रिजर्व बनाई है हमारे देश के अंदर, तो ऑयल रिजर्व को उन्होंने उसकी व्यवस्था करी वहां पर। साथ ही साथ वो ये भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे जहाज वहां से आते रहे। तो अब सवाल क्या है कि हमारे पास 60 दिन का रिजर्व है, जिसमें हम इमरजेंसी में, अभी आपको हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे देश के अंदर अभी तक ऑयल रिजर्व्स को यूज करने का नंबर नहीं आया है। तो अभी उन्होंने कहा कि गोल्ड मत खरीदिए। गोल्ड नहीं खरीदने के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड सब घर में रख लिए जाते हैं, शादी हुई, ब्याह हुआ, उसमें रख दिया गया और वो मार्केट में नहीं आते। लेकिन अब आपने जो घर पे रख लिया गोल्ड,
देश के अंदर गोल्ड की उतना गोल्ड कम हो गया। तो जब उस गोल्ड को आज की तारीख में हम खरीदेंगे, जब एनर्जी क्राइसिस की वजह से डॉलर्स की रेट बहुत ज्यादा है, जब आज की तारीख में हम उनको खरीदेंगे तो वो बहुत हाई रेट पे खरीदेंगे, तो हमारे रिजर्व्स खत्म होंगे, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने सोने के लिए भी कहा। तो ये सब वही तरीके हैं। तो अगर धीरे धीरे सिलेंडर आज 2000 का हम लोग ब्लैक में ले रहे हैं, ये 4-5 हजार का हो गया। ब्लैक की तो बात ही मत करिए। हाँ। ब्लैक में तो अगर आप ब्लैक में एलपीजी ले रहे हैं, हाँ। अब एक बात बताइए कि हम यहाँ बैठे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी कारण से कोई चीज नहीं है, तो हम आपको इसकी शिकायत करें कि भाई आप ये क्यों नहीं लेके आते, जब आप कहेंगे है ये नहीं तो लाए कहाँ से। तो जब एलपीजी जितनी है उतनी आप, फिर भी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमें चूल्हा तो नहीं जलाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, चूल्हा जलाना पड़ेगा। क्यों जलाएंगे, आप इंडक्शन यूज करिए। हाँ। इंडक्शन भी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। आपके हिसाब से इस जो सरकार है वो एकदम बढ़िया, सब कुछ चंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सरकार इस वक्त काम कर रही है, जिन परिस्थितियों में कर रही है, इससे बेहतर सरकार ना देश के पास थी और ना जल्दी हो पाएगी। फाइनल डिसीजन है आपका ये? नहीं, डिसीजन नहीं है ये, डिसीजन तो ना, ये तो सब आंकने के बाद है। आप देखिए ना कि बात वही करते हैं जियोपॉलिटिक्स के जो कहानी है आज की तारीख में, जिसमें सारे देश एक दूसरे से लड़ने को तैयार बैठे हैं, कहाँ पर क्या कब कौन सा अटैक हो जाए। इस समय प्रधानमंत्री को और सरकार को कोई एक जगह नहीं देखनी है, बहुत फ्रंट पे हमारे बॉर्डर्स हैं, किस फ्रंट से कहाँ घेरे जाएंगे पता नहीं। जब बम गिरेगा तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, वो तो बम होगा, वो गिरेगा तो जान लेगा ही लेगा। बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से आज की तारीख में हम लोग लेटेस्ट एडवांस एम्युनिशन की तरफ जा चुके हैं, जहां पर टारगेटेड अटैक्स होते हैं। अगर टारगेटेड अटैक होता है कहीं पर भी, तो आप मान के चलिए बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हो रहा है अटैक। अगर वो लोग रिहायशी इलाके में कोई दूसरा जना आज की तारीख में बम गिरा दे, तो मरने वालों की संख्या कितनी होगी मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम कई बार ये एहसास करते हैं इस दौर में कि हो सकता है न्यूक्लियर वॉर हो जाए, और किसी देश ने किसी देश के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर कर दी तो आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध हो जाएगा। अच्छा, जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप उसको पूरा क्लियरली मान रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से हो रहे हैं? जैसे बंगाल के इलेक्शन में लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 26 लाख वोट लेकर ममता बनर्जी गई कि ये हमारे खत्म कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई इस बार डाल लेना, तो अगली बार तुम डाल लेना। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह से नहीं कहा कि अब इस बार डाल लेना, उसने यही शब्द कहे कि इस बार छोड़ो अगली बार तुम डाल लेना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या ना ये कहना था, ना सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे ये बात बोली है। जब एसआईआर किया गया तो एसआईआर के अंदर जब ये पाया गया, आप मुझको चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की सरकार आते ही बहुत सारे बांग्लादेशी पलायन करने लगे बांग्लादेश की ओर? आप सोच कर देखिए। नहीं, आप इस बात को नहीं मानते हैं कि वहां पर 80 लाख वोट काट दिए गए? कौन से प्रदेश में नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं कटे क्या? उत्तर प्रदेश में तो आपके 4 करोड़ कट गए। तो फिर उसमें कितने क्या कितने लोग, कौन लोग कटे होंगे, अंदाजा है कुछ? अभी तो कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले योगी जी ने ही कहा था कि इस बार जो एसआईआर जो हो रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है वो हमारा वोट बैंक कटा है। हाँ, हमारे अपनों के कट गए। उन्होंने तो बोला था कि हमारे अपनों के वोट कटे। हाँ, तो वो उसके बाद रिकवर करके 80 लाख वोट नया बनवा लिया गया यूपी में, ये भी पता होगा? नहीं, किसने कहा 80 लाख बन गया? 80 लाख वोट बन गया। नहीं, ये गलत जानकारी है। 80 लाख वोट तो आज भी नहीं बना पूरा। जितने वोट कटे हैं उसके अंदर सबसे कहा गया है कि आप ऐसा इस प्रोसेस के थ्रू उसमें आइए। देखिए, अगर प्रोसेस कोई बनाया है उसके अंदर कहा गया है कि आपका वोट कट गया, मान लीजिए, और आपके पास सारे दस्तावेज हैं बताने के लिए कि आप एक वैलिड वोटर हैं, तो जब आपके पास सारे दस्तावेज है तो आप जाके दोबारा से अप्लाई करेंगे और आप वोटर बन जाएंगे दोबारा से। जानकारी मेरे ख्याल से बिना पढ़े लिखे लोगों को नहीं होती होगी। इससे ज्यादा जानकारी क्या होगी कि आप जब बंगाल में भी एसआईआर हुआ तो गली गली कूचे जा जाके हुआ, जितनी हेल्प डेस्क बना रखी थी, बहुत कुछ किया गया, सारी लोगों ने काम किया। आप मुझको बताइए कि जो ये बातें आती हैं कि वोट चोरी हो गई, एसआईआर ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके बाद कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती। आप ये बताइए कि सिद्ध क्यों नहीं होती कोई भी चीज? क्या अगर भाजपा के पास ये नहीं, वो विपक्ष ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनका है, इलेक्शन कमीशन भी इनका है, और जो एसआईआर करने वाले अधिकारी हैं वो भी इनके हैं, तो फिर कहाँ जाएं हम? तो फिर उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पर अब तो रास्ते बंद हो गए उनके सारे। ईवीएम भी इन्हीं का है। वही तो कह रहे हैं, अगर उनको लगता है ईवीएम हैक हो जाती है और ये जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर सरकार का दबाव है, पूरा ईडी फीडी सब पे सरकार के साथ सब लोग चल रहे हैं, तो फिर उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये तो है ही। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए कि अगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बाई चांस हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या हम सपा को करते हैं, आप बीजेपी को करते हैं, तो वो एक सरकार है, वो हमारा घर नहीं है, वो सरकार है। संविधान ने अधिकार दिया कि आप 5 साल के लिए इनको चुनिए, वो अच्छा काम करते हैं तो ठीक है। लेकिन माइंड सेट आजकल बीजेपी वालों का हो गया है कि बस यही ठीक है, तो क्या ये आगे चलकर घातक नहीं हो जाएगी? अगर आप बार बार किसी को 50 साल देंगे, आपने कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को हटाना पड़ा कि भाई कांग्रेस, अब आप उसी पैटर्न पर फिर चल रहे हैं जो लोग कांग्रेस को दिया करते थे। देखिए, इसमें इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है
सवाल ये अगर कुछ गलत हो रहा हाँ, है उसके तो खिलाफ बोलना। विपक्ष शांत क्यों? हाँ, नहीं विपक्ष को तो छोड़िए, आम लोगों की बात नहीं करिए। हम कैसे करें इस बात को? हाँ। आप समझिए अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम तो चाहेंगे मरते दम तक ही चले, जिंदगी भर ये चले, हाँ। सालों साल दशकों तक यही चले। तो आपको ये नहीं अगर- लगता एक ही सरकार को हम बार बार चुनेंगे तो अगर सही कहीं ना काम कर रही है तो क्या हो रही है, और गलत कर रही है तो विरोध क्यों नहीं हो रहा? तो विरोध तो विपक्ष करता रहता है कहाँ करता लगातार। है? जैसे बताइए कि क्या विरोध हुआ इस देश के अंदर? इस देश में कोई विरोध नहीं हुआ, सब फालतू की बातें होती कैसे है। विरोध करना चाहिए? विरोध करने के भाजपा नहीं करती थी, भाजपा ने डंडे खाए, कितने उनके ऊपर केसेस हुए, कितने आरएसएस के लोग जेल में तो पड़े, आज कितने भी लोग भाजपा जेलों में हैं, आज भी लोग जेलों में हैं, छोटे छोटे मुकदमों में जेलों में हैं, पोस्ट पर मुकदमे होते हैं उनमें जेलों में। आप आजम खां जेल में है। आजम खां के सही आदमी थे। तो वो मैं ये कह रही हूँ, सब है जेल आप में। आजम खां की हिस्ट्री की बात अगर करेंगे तो आजम खां के आप रामपुर के मुसलमानों से पूछिएगा। आजम खां साहब ने अगर अपनी सीधे जगह देख ली ना कि यहाँ से लेके वहां तक की मुझे रोड डालनी है यहाँ पर, तो फिर उन घरों को खाली करना है। देखिए, जिसके पास पावर होती है हर इंसान पावर में यही करता है। अब दूसरी बात आपने करी, हाँ। अगर वो पावर में करता तो ये करते हैं। सही है या गलत है? सभी ये बताइए। करते, तो ये- वही तो मैं कहना चाह रही नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, आजम खान साहब अगर ये कर रहे हैं वो पावर गलत में- है। गलत है हाँ, तो जेल में कहाँ बिल्कुल गलत है, तो जेल में लेकिन जाना ठीक है जो उनका? भी आज जो पावर में है वो भी यही कर रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। जैसे किसने किया? किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं होता नहीं, है, आप ये तो लेकिन podcast से जो देखिए। भी पावर में होता है, आप देखिए एक विधायक नया इंसान खड़ा होता है, ठीक है, आज वो पर्चा भरेगा तो 2 लाख या 5 लाख का, हद है 10 लाख का। अगली बार जब 5 साल के बाद वो लौट कर फिर से पर्चा भरेगा ना, तो वो 2-3 करोड़ से कम का पर्चा नहीं भरता है। ये प्रैक्टिकल बात है। अब विधायक की सैलरी कितनी सी होती है, उसके पास ये करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आती है? हम लोग एक आम जन की बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है जो हम बड़ी बड़ी बात अच्छी कर रहे हैं। बात देखिए मैडम, यही है कि यही सवाल हम लोगों ने कभी पहले नहीं करे। हाँ। राहुल गांधी जी का कौन सा बिजनेस है? राहुल गांधी जी के पास कहाँ से फंडिंग आती है? उस पे कितना पैसा आ गया? मैं राहुल गांधी पे नहीं जा रही, देखो वो तो नहीं देखिए, खानदानी सवाल ये है राजनीति चली आ रही है। सवाल ये है कि मैं एक आम विधायक की बात कर रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जिस व्यक्ति को, जिस सरकार को चलते हुए 10-12 साल हुए, उस पे हम सारे सवाल कर रहे हैं, और जो 70 साल तक जिसने राज किया उस समय कभी सवाल नहीं लेकिन किया। एक बात आपके यहाँ पर रोकना पड़ेगा, 7,000 करोड़ बीजेपी के पास 15 सालों में आ गए, ठीक। कांग्रेस के पास आज भी इतना पैसा नहीं है, 70 साल राज करके आई है मगर उसके पास कुछ नहीं है। आपके पास ये बिल्कुल गलत जानकारी है। हर जगह है, हर जगह है। आप देखिए, गूगल करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं, उन्होंने संसद में ऑडिट में दिया है अपना पैसा। मैं बता तो रहा हूँ, हाँ। पैसे के तरीके हैं, कुछ उस गुल्लक में रखें, कुछ इस गुल्लक में रखें। अगर आप दिल्ली की बात करिए, कहीं की बात करिए, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, ठीक है, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके पास इतनी जमीनें हैं। तो ये तो बीजेपी ने अपने पक्ष में कभी नहीं उठाया इन लोगों का सवाल। किसने हर बार? बस बोफोर्स घोटाला था, वो भी सिद्ध नहीं हुआ। किसने? बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला किसने कहा सिद्ध नहीं हुआ? सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध हुआ तो है। नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। बोफोर्स कांड के अंदर तो कितने सारे तो उसके पॉइंट्स निकल के आए, जिसमें ये पूरी जांच हो गई, कितने का खर्चा था और कितना उन्होंने दिखाया, कितना क्या किया। ये सिर्फ आरोप था, आप देखिएगा, गूगल करके देखिएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको उसकी डिटेल भी भेज दूंगा बोफोर्स कांड की पूरी। आपको ये भी समझने का विषय है कि इन लोगों ने ट्रस्ट से पैसा बहुत कमाया, ठीक है। इनके पास एक ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें चाइनीज तक से ये लोग फंडिंग लेते हैं अपनी फाउंडेशन के अंदर, और उस फंडिंग को ना दिखाने के लिए इन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट से, वो कोई उसको क्लेम ना करे दिखाने के लिए, बकायदा सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है उसके ऊपर। अगर उन्होंने स्टे ले रखा है तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि ये दिखाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है उस चीज पे अभी भी, वो डेटा नहीं दिखाना चाहते। अभी आप देखेंगे तो उनसे ज्यादा पैसे वाला डेटा तो ये लोग भी नहीं दिखाना चाहते। पीएम फंड में ये 3 लोग अपने रहे, गृह मंत्री, पीएम और वित्त मंत्री। पीएम फंड की मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने ये भी नहीं बताया कहाँ से आया, ये भी गुप्त रखा गया। मैं बताता हूँ। पीएम फंड की बात आप कर रही है, पीएम फंड की हम कभी बात नहीं करते हैं। पीएम फंड की हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। पीएम फंड की बात में संजय, पीएम फंड से बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके पास ऑन रिकॉर्ड्स नहीं किए जा सकते। लेकिन वो भी डिटेल नहीं मांग सकते आप उनसे। नहीं, पीएम फंड की नहीं मांग सकते। उसकी वजह भी समझिए क्या रीजन होता है। पीएम फंड से कहाँ खर्चा होता है, ये खर्चा आपको नहीं बताया जा सकता। अच्छा, कांग्रेस ने इतने 70 सालों में कुछ किया भी नहीं। आपके एयरपोर्ट बन गए, या आपका देश बिल्कुल गरीब देश बना था जब 47 के बाद आजाद हुए, तब देश को संभालने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। आप उसको कैसे देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि देश के अंदर जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय के निर्णय समझ लीजिए क्या थे। 1971 की जंग हमारे साथ हुई, पाकिस्तान से जंग हुई, हमारी बांग्लादेश बना हमारा, और चाइना से जंग हुई। ये सारी जंग क्यों हुई? क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके निर्णय गलत थे। जब पटेल साहब ने कहा था कि अपनी बॉर्डर से काफी आगे जाके छोड़कर आओ और इनको खदेड़ दो पीछे, तो सीज फायर किसने किया था? इन्होंने किया था। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं ये नहीं कहना चाह रही। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, नहीं, वो निर्णय की बात चलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो 70 साल में देश खड़ा हुआ, क्योंकि देश के पास कुछ था नहीं, देश खड़ा हुआ,
तो तब बीजेपी थी या नहीं थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बिल्कुल वैसा सवाल है कि जैसे आप मान लीजिए गुलाब का पेड़ घर में लगाएंगे या किसी फूल का पेड़ लगाएंगे तो आप सुबह शाम उसको पानी देंगे क्योंकि वो वैसा फूल है और वैसा पौधा है वो। और जब आप भांग के पेड़ की बात करेंगे ना तो वो बढ़ेगा जरूर, लंबा होता जाएगा, चांद में गंदा पानी फेंक दिए, सादा पानी कैसा फेंक दीजिए और इधर आप मानते हैं कि कुछ भी एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, एम्स ये सब कुछ नहीं बना है कांग्रेस ने? बताइए आप, जैसे लोग कई बार कहते हैं कि आईआईटी जो है वो भी कांग्रेस ने दिया। आईआईटी की हिस्ट्री पढ़िएगा आप पहले, आईआईटी कांग्रेस सरकार से पहले से था। आईआईटी नहीं, एक आईआईटी छोड़ दीजिए और चीजें जो मानते हैं कि बनाया है कुछ, क्या बनाया आज तक? रेलवे लाइन जो थी, रेलवे लाइन जो पड़ी है देश के अंदर, वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई है। आज जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो किसकी चीजें थी? प्राइवेटाइजेशन तो देखिए बात समझिए, प्राइवेटाइजेशन में मैं आपकी इस बात को कह सकता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे कारण क्या है, पहले आप ये समझिए। प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे जो चीज थी तब प्राइवेटाइजेशन किया ना, ये कह रही हूँ। चीज तो थी ना पहले से। नहीं, किस चीज का प्राइवेटाइजेशन पहले तो अभी बताइए। नहीं, जैसे आपने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ, क्या किया? और कौन सा रेल क्या कांग्रेस लेके आई थी? नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, जो भी ट्रेन का डेवलपमेंट हो रहा, हवाई जहाज बन रहे हैं आपके, ये सब मतलब कुछ था क्या पहले आजादी के टाइम? था कुछ? एयर इंडिया की स्थिति के अलावा, एयर इंडिया मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उस वक्त 47 के वक्त कुछ था क्या ऐसा? देश ऐसा ही था जैसा आज है, आज से 10 साल पहले था? नहीं, तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ किया नहीं किया, यदि आपको लगता है कि 100 साल के अंतराल, 70 साल के अंतराल में जो विकास दर थी हमारी, ठीक है, यदि आपको लगता है कि 70 साल में हमें वहां भी नहीं पहुंचना चाहिए था, इसका मतलब खाली बैठ रहे थे, तो ऐसा तो मतलब कहने का लौट फेर के वही आता है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए आप समझिए, एक फिक्स आपने विचारधारा बना ली है। नहीं, फिक्स आप इसको समझिए फिर से। आप देखिए, मुझको लगता है ये विचारधारा और लोगों की है, मेरी नहीं है। मैं तथ्य के आधार पर इस बात को कह रहा हूँ। नोटबंदी हुई, उससे पहले बैकअप लिया गया। बैकअप क्या लिया गया कि जो हमारे यहाँ का यूपीआई सिस्टम आया, आप देखिए कि सरकार ने ये कहा था कि 50 दिनों में हम सभी एटीएम में पैसा डाल देंगे और उससे पहले 2-2 हज़ार आप लेते रहिए, 50 दिन में हम तो कर देंगे, बीच की स्थिति गड़बड़ जाएगी। 45वें दिन हिंदुस्तान के लगभग सभी एटीएम में पैसा था। आप कमिटमेंट देखिए वहां पर आप, ठीक। उसके बाद जो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट किया, यूपीआई, आज की तारीख में दुनिया इसको देख रही है, कितना बड़ा इंटरफेस बना दिया इन्होंने जिसका जवाब ही नहीं है। आज जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसकी आप स्पीड देखिए, उसका तरीका देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना दिया उन्होंने, जो कश्मीर तक वो लेके जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बने पुल आज भी चल रहे हैं, इनके तो टूट जाते साल भर में। नहीं, तो कांग्रेस के पुल कितने बने इस देश के अंदर? आप बताइए, बरेली के अंदर कांग्रेस के दौर में कितने फ्लाईओवर्स थे, बताइए। नहीं, सपा के दौर में बने हैं ये तो। सपा के दौर में कौन सा कंसो बना? ये सारे जितने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, सपा कहती हमने बनाए? नहीं, मैं बता, चौपले वाला और ये हार्डमैन वाला। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने और सपा ने एक अच्छा काम किया। सपा को बाद में कहते, सपा ने कुछ बीच में आके, जब अखिलेश सरकार थी तो उन्होंने कुछ काम किए, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा ऐसा नहीं किया, उन्होंने किए। कांग्रेस की सिस्टम क्या था? कांग्रेस का सिस्टम ये था कि बुढ़ों के लिए भी एक, बुजुर्गों के लिए भी एक योजना बना दी, एक आयोग बना दिया, किसानों के लिए भी एक आयोग बना दिया, फलाने के लिए ये बना दिया, उसके लिए, मतलब उसने सब A to Z सब बना रखे हैं, काम कहीं नहीं हो रहा। अब आप बस दूसरी सरकार आके कुछ भी करेगी अगर, तो उसको वो जब भी कोई काम करेगी तो कहेगी ये तो आयोग पहले से था हमारे पास, ये तो हमारे पहले था। ऐसा क्यों कहा जाता था कि कांग्रेस का 1 रुपया चलता है, नीचे पहुंचते हुए 10 पैसा रह जाता है, और ये कांग्रेसी खुद कहा करते थे। ऐसा क्यों करते थे? आप बताइए कि जो हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें एसी जो है जितनी कीमत थी उससे चौथाई कीमत थी। आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिल्कुल? आज नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार कभी भी एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो 70 साल पनपा है। आप बताइए भ्रष्टाचार कैसे खत्म नहीं हुआ? जो डीबीटी सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला सिस्टम है, जिसमें सीधे खाते पे पैसा जा रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार में खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जो चीजें आज की तारीख में आप ऑनलाइन कर लेते हैं, उनको पहले जाके, नहीं, मैं उस भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही, मैं उस भ्रष्टाचार की बात कर रही हूँ जो आज भी थानों में देखने को मिलता है, जो आज भी कोर्ट में देखने को मिलता है। आज भी क्लर्क के पास जाने के लिए 200 रुपए एक आम आदमी को देना पड़ते हैं, तब वो उसकी बात सुनता है। मैं उस भ्रष्टाचार की बात कर रही हूँ। देखिए, ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है, ये सिस्टम का भ्रष्टाचार नहीं है। सिस्टम का भ्रष्टाचार वो होता है जहाँ पर आपको एक ऐसा प्रक्रिया बना दी जाती है कि उसमें आपको ये लेन देन करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं थानेदार हूँ, अब मुझे पैसा कमाना है, तो मैं तो सही आदमी को भी फांसूंगा, और कह दूंगा भैया आप 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, तो काम करूंगा। लेकिन अगर मैं ईमानदार आदमी हूँ तो मुझे को कितना देता रहेगा मैं नहीं मानूंगा। तो यार ये व्यक्ति विशेष भ्रष्टाचार है, ये सिस्टम का भ्रष्टाचार नहीं। सिस्टम का भ्रष्टाचार कहाँ था? जैसे मैंने बताया था, कॉमनवेल्थ गेम में था कि उन्होंने इतने महंगे किराए पे लेके आए कि जितने की वो चीज थी उससे 100 गुना ज्यादा तो उन्होंने किराया दिया उनके ऊपर, जबकि वो लाया जा सकता था। सारे शहरों के अंदर साइकिलिंग ट्रैक बनाए गए थे अखिलेश जी के टाइम पर, उनको भ्रष्टाचार था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे लैपटॉप बांटेंगे, जितने लैपटॉप बांटने थे वो लैपटॉप उतने बटे ही नहीं, वो भ्रष्टाचार था। यहाँ तो
यहाँ तो जो कमिटमेंट है वो डायरेक्ट ट्रांसफर है, तो जो तो कह सिस्टम रहे से हैं जा रहा कहाँ 15 लाख रुपए कहा था खाते में आएंगे, वो तो आए है, नहीं। आप उनके भाषण को सुनिएगा, उन्होंने कभी ये कह नहीं रहे कहा। काला धन लाएंगे, वो भी नहीं लाए। नहीं, काला धन भी आया देश के अंदर, क्यों नहीं है काला धन? तो कहाँ कितना आया? काला धन आया, उन्होंने तो पिछली तो बार। रामदेव बाबा भी कहने लगे, बोले भाई काला धन तो लाए नहीं। नहीं, काला धन बिल्कुल आया देश के अंदर, कैसे पूरा आया? नहीं आया, काला धन काफी आया। उन्होंने तो संसद में खड़े होकर ही बताया कि हमने बहुत सारा पैसा ऐसा रिकवर किया। और जहां तक आप इसकी बात करती हैं कि इन्होंने काला धन के लिए 15 लाख रुपए की बात करती है, खाते में तो आएंगे। उनकी पूरी भाषा आप सुनेंगे अगर, तो उनकी भाषा की जो पूरी थी उसको सुनेंगे तो उनका जो आप पूरा समझ लेंगी, अगर आप उसको जेन्युइनली समझेंगे। उनका कहने का मतलब था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाए तो भी वो रकम पूरी। ये नहीं कहा था कि हम 15 लाख देंगे खातों में। नहीं, ये कभी नहीं कहा। आप कोई भी उनका स्पीच पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा, ये स्पीच तो बनाई गई। आज की तारीख में आप पुरानी कोई भी जेन्युइन ओरिजिनल स्पीच वाले, उसमें ये नहीं कहा कि 15 लाख किसी खाते में डालेंगे। जब खाते थे ही नहीं उस समय तक, तो 15 लाख रुपए डालते कहां से? खाते तो इन्होंने ये बात तो कोई बीजेपी वाला जवाब नहीं देता कि हमने कभी नहीं कहा था कि 15 लाख डालेंगे, कोई नहीं कभी नहीं कहता। कहता, कैसे डाल देगा जब खाते ही नहीं थे? नहीं, वो लोग आपकी इस बात के जवाब में ये जवाब नहीं देते जो आप दे रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। आप एक बात बताइए, अगर उनको ये देखिए, किनको 15 लाख देने थे? देशवासियों को। देशवासियों में खाते कितने लोगों के पास थे? जनधन खाते तो नहीं थे। हाँ। जनधन खाते जो थे वो करोड़ों लोगों के बने हैं। तो जब करोड़ों लोगों के खाते उस समय थे ही नहीं, तो 15 लाख सबके खाते में नहीं, डालते तो कहा ना जनधन खोलने के खाते खोलने के बाद पैसा डालेंगे, तो लोग इस नहीं, इंतजार जनधन में खाता रह गए खोलेंगे कि वो आए नहीं पैसे। नहीं, जनधन खाता खोलेंगे, 15 लाख डालेंगे, ऐसी बात नहीं थी। उनका भ्रष्टाचार संबंधित बयान था। आप उस बयान को, उसकी स्पीच को सुनिएगा, उसके अंदर उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम किसी के खाते में पैसा डालेंगे। ये तो विपक्ष ने इसको अच्छा, अगर कोई बात आपको ऐसी बीजेपी की गलत लगती है कि हाँ भाई इसने गलत कहा है, तो क्या आप उसे गलत कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल तो कहेंगे। इतने सालों से है। मैं आपकी इस बात पे भी जवाब देना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार, अभी तो माहौल ठीक नहीं है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इतनी जबरदस्त चल रही है, कुछ कह नहीं सकते। मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगा कि महंगाई के ऊपर थोड़ा सा पकड़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके रेट एक बार बढ़ जाते हैं, किसी ऐसे उदाहरण के तौर पर मैं एक मैगी को मान लूं, मैगी 10 रुपए की आया करती थी, 11 रुपए हुई, 12 रुपए, चुपके से उन्होंने 15 रुपए कर दिया। अब वो इतनी रहेगी, अब वो 15 रुपए से नीचे नहीं आएगी। भला ही पेट्रोल को तो वापस ले आएंगे, लेकिन उसको कभी नहीं ला पाएंगे। आपको लग रहा है पेट्रोल वापस जाएगा नीचे? बिल्कुल जाएगा, पेट्रोल बिल्कुल जाएगा। कितने दिन लगेंगे जब तक क्राइसिस आएगी? ये नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं, क्राइसिस से भी इससे मतलब भी नहीं है। अच्छा, हमें क्या पता कब स्टेट ऑफ हार्मस खोल दिया जाए। हमको ये भी नहीं पता कि कब किसके में हमें रशिया से अभी दोबारा कह दें कि आप रशिया से पेट्रोल लीजिए, मुझसे भी लेते रहेंगे। तो वो तो नहीं, रशिया से कह रहे हैं अडानी खरीद रहे हैं और लेके वो 140 देशों को बेच रहे हैं। वो तो देखिए, कहा तो कुछ भी जाता है, कहा तो ये कहा जाता है कि आसमान में बहुत सारे सुराग कर दिए थे मैंने। तो आप किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे? नहीं, जिसका तथ्य है, जिसका प्रूफ है, वो मानिए। बाकी तो आज की तारीख में यही भी बहुत कुछ दिखा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा विषय है और फिर कभी आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।